नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी आपकी चल रही होगी। पिछले सप्ताह हमने जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ा था। आज करंट की दूसरी क्लास में हम फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो आपका इस वर्ष के सभी एग्ज़ाम के लिए जनवरी से लेकर आपका जितने जब एग्ज़ाम होगा, पेट का एग्ज़ाम भी होगा तो जनवरी से ही आपका करंट पूछा जाएगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक का आपको करंट तैयार करना होगा। 15 सितंबर तक का पीईटी के एग्जाम के लिए। और उसकी भी अब उसके बाद भी अगर कोई परीक्षा होती है तो 1 महीने पहले तक का आपका करंट तैयार होना चाहिए। तो अब पिछले सप्ताह हमने जनवरी का करंट अफेयर देखा था। आज हम फरवरी का करंट अफेयर देखेंगे और आज के फरवरी के करंट अफेयर्स में हम फरवरी माह में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे, महत्वपूर्ण आयोजन को देखेंगे, महत्वपूर्ण उद्घाटन को देखेंगे और इसके अलावा जो योजनाएं थी सरकार की उन्हें देखेंगे और जो फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको इस वीडियो में भी हम देखेंगे। और इसके अलावा अंत में हम इस करंट अफेयर से जुड़े कुछ एमसीक्यू भी करेंगे। तो पूरा वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अच्छे से मन लगाकर पढ़िएगा। करंट अफेयर्स हर पेपर में 20 से 30% तक आता है, तो अच्छे से तैयारी करिए। कहीं कहीं पर तो 50% करंट के प्रश्न भी पूछे गए हैं, लेकिन आपको 20 से 30% क्वेश्चन हर पेपर में करंट अफेयर्स से मिलते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और अच्छे से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें। तो आज हम पढ़ेंगे फरवरी का करंट अफेयर्स। तो फरवरी के करंट अफेयर्स में पहला टॉपिक देखिए, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फरवरी 2022 की घटनाएं पढ़ रहे हैं। अगर उसमें कुछ बदलाव हुआ होगा तो वो भी मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो फरवरी 2022 की घटना है क्या कि गुजरात के खिजड़िया पक्षी अभयारण्य तथा उत्तर प्रदेश के वखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर की सूची में शामिल किया गया। क्लियर है आपको? फरवरी माह में किसको शामिल किया गया था? गुजरात के खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को तथा उत्तर प्रदेश के वखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया था। आर्द्र भूमि के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। फिर से सुनिए, गुजरात के खिजड़िया पक्षी अभयारण्य तथा उत्तर प्रदेश के वखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया। यूपी के लिए आपका वखीरा वन्यजीव अभयारण्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि यही आपका 2022 में एक यूपी से शामिल किया गया है, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी स्थल को रामसर स्थल घोषित करने के फायदे क्या होते हैं बताइए? किसी भी स्थल को रामसर स्थल घोषित करने के फायदे क्या होते हैं? किसी भी स्थल के रामसर साइट घोषित होने के बहुत फायदे हैं, क्योंकि अगर किसी भी क्षेत्र को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी जाती है तो उस क्षेत्र का रख रखाव करने एवं उसकी आधारभूत संरचना के विकास के लिए, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यूनाइटेड नेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा वित्त पोषण किया जाता है, ठीक है। तो जो यूनाइटेड नेशंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है उसके द्वारा पूरा पैसा दिया जाता है उस साइट का, उस स्थल का रख रखाव करने की तथा आधारभूत संरचना के विकास के लिए और प्रकृति के संरक्षण के लिए। क्लियर है? तो इसीलिए सबसे ज्यादा रामसर साइट घोषित करने की कोशिश की जा रही है आजकल। तो अगस्त 2022 में जोड़े गए भारत के 21 नए राम स्थल। तो ये आपका करंट का अफेयर का क्वेश्चन है अगस्त का, लेकिन ये आपका फरवरी से भी रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ ताकि आपको कल को ये ना लगे कि अभी तो इतने थे ही नहीं, है ना, जब मैं आपको बताऊं। तो 3 अगस्त 2022 को भारत के 10 नए आर्द्रभूमि स्थल को रामसर साइट के रूप में दर्जा दिया गया। इसी के साथ भारत में रामसर साइट की कुल संख्या 54 से बढ़कर 64 हो गई। क्लियर है? फिर 13 अगस्त 2022 को भारत के 11 और नए आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। इसी के साथ भारत में रामसर साइट की कुल संख्या 64 से बढ़कर 75 हो गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 चल रहा था, तो इनका लक्ष्य था कि 15 अगस्त से पहले 75 रामसर साइट हो जाए भारत में। तो इससे जुड़े जो मंत्री हैं आपके भूपेंद्र सिंह यादव जी हैं, ठीक है। तो अगस्त माह में कुल कितने जोड़े गए? 21 जोड़े गए। क्लियर है आपको?
और टोटल कितने हो गए हैं? 75 हो गए हैं। वर्ष 2022 में जोड़े गए भारत के 28 नए रामस्थल साइट, ठीक है, रामसर साइट या राम स्थल जो भी आप कहें, रामसर साइट। तो वर्ष 2022 में जोड़े गए भारत के नए 28, ठीक है। तो अगर प्रश्न आपसे पूछे 2022 में कुल कितने रामसर साइट नए जोड़े गए हैं, तो 28 जोड़े गए हैं। टोटल कितने हो गए? 75 हो गए। क्लियर है आपको? जो 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य को की 216 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। क्लियर है? तो 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भी कहा जाता है। यह मूर्ति पंचलोहा से बनी है, जैसे जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता से बनी है, ठीक है। पंचलोहा की जगह पंच धातु लिख के आ जाए तो भी आपको यही बताना है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। क्लियर है आपको? तो ये मूर्ति बनी है इनकी, स्वामी रामानुजाचार्य की, है ना। तो ये इनका क्या नाम दिया गया है? भक्ति संत थे स्वामी रामानुजाचार्य। 216 फीट ऊंची प्रतिमा है और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसको नाम दिया गया है। क्या दिया गया? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। तो आज का आपका प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है और वो किसकी प्रतिमा है। क्लियर है आपको? आज का आपका प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है और वो किसकी मूर्ति है। ये उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आप ना ये पूरा कंफर्म क्लियर कर लिया ना कि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 11वीं सदी की भक्ति संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी से कहा गया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। क्लियर है? हैदराबाद में स्थित है। और किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य की है। किसके द्वारा उद्घाटन हुआ? 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, क्लियर है आपको? ये कौन कौन सी धातु से बनी है? तो पंच धातु से बनी है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता, ये 5 धातुओं से ये मूर्ति बनाई गई है। क्लियर है आपको? फिर आपका अगला पॉइंट है, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया। उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम थी एक जिला एक उत्पाद तथा काशी विश्वनाथ धाम। क्लियर है आपको? तो 26 जनवरी 2022 को जो गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया। किसकी झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया? उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? एक जिला एक उत्पाद तथा काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ धाम कहां पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। क्लियर है आपको? काशी कॉरिडोर भी जिसे कहा जाता है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया जा रहा है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के कहां पर स्थित है? तो खंडवा में स्थित है। यह प्रतिदिन 30 टन बायोमास से टन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। ठीक है, तो 30 टन बायोमास से, यहां पर कितने टन था ये मिस हो गया है, मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में, यहां पर आपका 1 टन होगा। कितना? 1 टन। क्लियर है? मुझे अभी आपका कंफर्म कर देता हूं, 30 टन बायोमास से 1 टन आपका हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। कौन सा? बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ खंडवा जिले में, वो आपका 30 टन जो बायोमास होगा उससे 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। क्लियर है आपको? फिर इसी से जुड़ा दूसरा टॉपिक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट यानी कि गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है। इसकी क्षमता 550 टन प्रतिदिन होगी। कितनी होगी? 550 टन प्रतिदिन। आपको केवल यही याद रखना है कि बायो सीएनजी प्लांट जिसे गोवर्धन संयंत्र कहा गया वो एशिया का सबसे बड़ा है और मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। फिर अगले है आपका, भारत की कोविड-19 की
के खिलाफ जाइकोव डी नामक डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस वैक्सीन का निर्माण अहमदाबाद स्थित जायडस कैडिला कंपनी द्वारा किया गया है। क्लियर है आपको? तो भारत कोविड-19 के खिलाफ जाइकोव डी नामक डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस वैक्सीन का निर्माण अहमदाबाद स्थित जायडस कैडिला कंपनी द्वारा किया गया है। क्लियर है आपको? अगला है आपका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 9.02 किलोमीटर लंबे अटल टनल को दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 9.02 किलोमीटर लंबे अटल टनल को दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। यह लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीर पंजाल रेंज में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। क्लियर है आपको? कहां से होकर गुजरती है? रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। इसका नाम क्या है? अटल टनल है। सबसे लंबी हाईवे सुरंग अगर आपसे पूछी जाए तो आपको अटल टनल पर टिक करना है। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन सी है? अटल टनल है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। ये कहां पर स्थित है? लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीर पंजाल रेंज में 10,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यह रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर आप याद करिएगा। फिर आते हैं आपका जीवा कार्यक्रम। तो जीवा कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा 11 राज्यों में शुरू किया गया। उद्देश्य क्या था इसका? वाटर शेड और वाडी कार्यक्रम आदिवासी विकास से जुड़ी परियोजनाओं के तहत पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। नाबार्ड क्या है? कृषि आधारित योजनाओं के लिए कृषि बैंक है ना, तो वो कृषि सहायता प्रदान कराता है कृषि के उत्थान के लिए। जीवा, इसको भी मैं आपको एक वीडियो में डिटेल में पूरा नाबार्ड का पढ़ा दूंगा, तो उसकी चिंता मत आप करिए। आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो हर चीज आपको पढ़ाई जाएगी और अच्छे से पढ़ाई जाएगी, फुल चीज डिटेल में। जीवा कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा 11 राज्यों में शुरू किया गया। उद्देश्य वाटर शेड और वाडी कार्यक्रम यानी कि आदिवासी विकास से जुड़ी परियोजनाओं के तहत पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। अगला आपका करंट अफेयर्स क्या है? होप एक्सप्रेस। तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू की गई एक प्रकार की अत्याधुनिक मोजेक 3D विकिरण मशीन है। उद्देश्य इसका है राज्य में कैंसर की रोकथाम हेतु उपाय करना। ठीक है, तो होप एक्सप्रेस क्या है? महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू की गई एक प्रकार की अत्याधुनिक मोजेक 3D विकिरण मशीन है। उद्देश्य इसका है राज्य में कैंसर की रोकथाम हेतु उपाय करना। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2022-27 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। सरकार ने वयस्क शिक्षा को सभी के लिए शिक्षा में बदल दिया है। क्लियर है आपको? सरकार ने वयस्क शिक्षा को सभी के लिए शिक्षा में बदल दिया है, सभी के लिए। क्लियर है आपको? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2022-27 की अवधि के लिए, ये 5 साल का समय है, 2022 से 2027 तक का, तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की अवधि क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 2022 से 27 तक के लिए। कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करना। सरकार ने वयस्क शिक्षा को किस में बदल दिया है? सभी के लिए शिक्षा में बदल दिया है। क्लियर है आपको? आपका अगला पॉइंट है 10वां। सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। क्लियर है आपको? सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। क्लियर है आपको? फिर अगला पॉइंट है आपका एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम। यह यस बैंक द्वारा शुरू किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है, तो यस बैंक द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है इसको? कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल वित्त पोषण को बढ़ावा देना। जो कृषि क्षेत्र है उसके लिए आपका डिजिटल वित्त पोषण को बढ़ावा देना। क्लियर है आपको? फिर अगला पॉइंट है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कई राज्यों में खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव हेतु गरुड़ एरोस्पेस लिमिटेड की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा की शुरुआत की है। तो गरुड़ एरोस्पेस लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी एक पहल है किसान ड्रोन यात्रा।
तो इसकी शुरुआत किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसके तहत भारत के 16 राज्यों के 100 गांवों में 100 किसान ड्रोन स्थापित किए जाएंगे। क्या किया जाएगा? 16 राज्यों में 100 गांवों में 100 किसान ड्रोन स्थापित किए जाएंगे। इनके द्वारा क्या किया जाएगा? छिड़काव किया जाएगा कीटनाशकों का, पानी की सिंचाई करी जाएगी ऊपर से। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, क्या नाम है उनका? मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए परीक्षा में, आप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का क्या नाम है, तो मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 यानी कि 4.0 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य बच्चों में पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। इस मिशन के तहत गर्भवती महिलाएं एवं बच्चे शामिल हैं। क्लियर है आपको? आपका अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से हैदराबाद में राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। तो आज का आपका दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से हैदराबाद में राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। आपका पहला प्रश्न है कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो कहाँ पर स्थित है और वो किसकी मूर्ति है? इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट आरोहण असम सरकार द्वारा टाटा ग्रुप के सहयोग से 4 वर्षीय कार्यक्रम को शुरू करेगी। इसका उद्देश्य छात्रों का मार्गदर्शन करना तथा उनके कौशल को सुधारना है। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको बीच बीच में बताता भी रहूंगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या है आपका। तो विश्व आर्थिक मंच तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया है। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डिकार्बोनाइज्ड किया जाएगा। भारत के शहरों को 2 से 5 साल में 5 से 7 शहरों को डिकार्बोनाइज्ड किया जाएगा। कार्बन को, वहां पर कार्बन जो उत्पादन है उसको कम किया जाएगा। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच WEF तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया है। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डिकार्बोनाइज्ड किया जाएगा। तो इसको बस आप पढ़ते रहिए अच्छे से। भारत में पहली बार ओशियन 2022 सम्मेलन का आयोजन IIT मद्रास और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने किया। फिर से सुनिए, भारत में पहली बार ओशियन 2022 सम्मेलन का आयोजन IIT मद्रास और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने किया। यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इसके उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मौसम अनिश्चितता आदि से निपटने पर विचार विमर्श करना है। क्लियर है आपको? यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मौसम अनिश्चितता आदि से निपटने पर विचार विमर्श करना। इसकी थीम क्या थी? इंस्पायर इनोवेटिव सस्टेन। इंस्पायर इनोवेटिव सस्टेन किसकी थीम थी? ओशियन 2022 सम्मेलन की। क्लियर है आपको? आपका अगला पॉइंट है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूषा, ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूषा योजना की अवधि को 2026 तक बढ़ा दिया है। क्लियर है आपको? R से राष्ट्रीय, U से उच्चतर, S से शिक्षा और अभियान से A, ठीक है, A से अभियान। योजना की अवधि को 2026 तक बढ़ा दिया है। इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों का वित्त पोषण करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? उच्च शिक्षण संस्थानों का वित्त पोषण करना। तो शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूषा की अवधि 2026 तक कर दी है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। आपका अगला प्रश्न है, 22 फरवरी 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का आयोजन कब किया गया, तो 22 फरवरी 2022 को किया गया। कहां पर किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल माध्यम से किया। इसका उद्देश्य छात्रों को विज्ञान की ओर आकर्षित करना है। क्लियर है आपको?
आपका अगला पॉइंट है, भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के महू में अपनी तरह का पहला हैकाथॉन सैन्य रणक्षेत्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों का सत्र आयोजित किया गया। फिर से सुनिए, भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के महू में अपनी तरह का पहला हैकाथॉन सैन्य रणक्षेत्रम का आयोजन किया। तो सैन्य रणक्षेत्रम क्या है? सेना द्वारा आयोजित किया गया एक हैकाथॉन है। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों की सत्र आयोजित किया गया। आपका अगला प्रश्न है, टॉपिक है, पॉइंट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मृति सिक्का जारी किया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पहला रंगीन स्मृति सिक्का किस पर जारी किया गया, तो विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र पर जारी किया गया। क्लियर है आपको? किसके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। आपका अगला पॉइंट है, गोवा में देश का पहला अल्कोहल शराब म्यूजियम बनाया गया है। अल्कोहल गोवा की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। 500 साल पुरानी अल्कोहल फेनी का स्वाद पर्यटकों को आकर्षित करता है। फिर से सुनिए, अल्कोहल शराब म्यूजियम कहाँ बनाया गया? गोवा में बनाया गया। फिर से सुनिए, अल्कोहल शराब म्यूजियम कहाँ बनाया गया? गोवा में बनाया गया। अल्कोहल गोवा की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। 500 साल पुरानी अल्कोहल फेनी का स्वाद पर्यटकों को आकर्षित करता है। क्लियर है आपको? शराब कितनी भी बुरी हो पर देश की जो अर्थव्यवस्था में काफी योगदान करती है, सरकार की आमदनी में काफी योगदान करती है ना। काफी ज्यादा टैक्स जो आता है सरकार का, वो शराब से ही आता है। नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण किया गया। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया? नई दिल्ली स्थित 3 मूर्ति भवन। यहाँ पर त्रिमूर्ति भवन लिख के आ जाए तो भी आप यही करिएगा। इस संग्रहालय में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन को प्रदर्शित किया गया है। इस संग्रहालय में क्या किया गया है? सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन को प्रदर्शित किया गया है। आपका अगला प्रश्न टॉपिक है, पर्वतमाला योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहाड़ी क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस योजना की शुरुआत की। पर्वतमाला योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहाड़ी क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में स्थानीय रेलवे, केबल, रोपवे आदि का विस्तार करना है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में स्थानीय रेलवे, केबल, रोपवे आदि का विस्तार करना है। क्लियर है आपको? तो पर्वतमाला योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहाड़ी क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए शुरुआत की है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इनसे जुड़े राज्यों को भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा पूर्वोत्तर राज्य पहाड़ों से जुड़े हुए हैं। अगला टॉपिक है आपका, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है। तो होशंगाबाद का नाम अब होगा नर्मदापुरम, बावाई का नाम होगा माखन नगर और शिवपुरी का नाम कुंडेश्वर धाम होगा। ठीक है, जो शिवपुरी है उसका नाम क्या होगा? कुंडेश्वर धाम। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम। क्लियर है आपको? और बावाई का नाम माखन नगर और शिवपुरी का नाम कुंडेश्वर धाम। क्लियर है आपको? आप देख लेते हैं फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। अभी तक आपने फरवरी माह की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, उनको देखा। अब हम पढ़ेंगे फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। आपका जो अलग स्पोर्ट्स के जो जुड़ी खबरें हैं वो अलग वीडियो बनाकर मैं सारी आपकी साल भर की करा दूंगा एक साथ। तो उनके लिए आप परेशान मत होइएगा। खेल जगत से जुड़ी जितनी भी आपकी खबरें हैं, जितना भी करंट अफेयर है, वो आपको एक वीडियो में अलग से करा दिया जाएगा। फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक वर्षगांठ मनाई जाती है। कब? 1 फरवरी को। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है और इसे विश्व हिजाब दिवस भी मनाया जाता है। हिजाब दिवस तो शायद ही आपकी परीक्षा में पूछे, लेकिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस आप जरूर याद रखेंगे। फिर आपका 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, यह भी आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। वैसे मैं तो आपसे नहीं कहता कि क्लास को शेयर करें, पर आज वाली क्लास को जरूर शेयर करें, जरूर शेयर करें।
6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, तो महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद ही पूछा जाए, लेकिन ये 7 फरवरी और 4 फरवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7 फरवरी को क्या पूछा जाएगा? सुरक्षित इंटरनेट दिवस। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब? 7 फरवरी को। फिर 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और विश्व दाल दिवस 10 फरवरी को। फिर 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विज्ञान में जो महिलाएं और लड़कियां हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी। फिर 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। आपसे ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। 12 फरवरी को 2 दिवस हैं आपके, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। क्लियर है आपको? फिर 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। तो राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और आज के आपके 3 प्रश्न हो गए। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है और वो किसकी मूर्ति है। क्लियर है आपको? और फिर 15 फरवरी को मनाया जाता है एकल जागरूकता दिवस और विश्व पेंगोलिन दिवस। तो इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 19 फरवरी का। तो आपको 13 फरवरी याद रखना है, 4 फरवरी याद रखना है, 7 फरवरी याद रखना है, 2 फरवरी याद रखना। क्लियर है? 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्टेटहुड दिवस मनाया जाता है और सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। तो 20 फरवरी सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। 21 फरवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो आपका इंपॉर्टेंट है 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्लियर है आपको? 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस। 22 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व चिंतन दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं। 24 फरवरी को क्या? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 27 फरवरी को आपका क्या मनाते हैं? विश्व एनजीओ दिवस, प्रोटीन दिवस। ठीक है, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्लियर है आपको? तो 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और 29 फरवरी को क्या मनाते हैं? दुर्लभ रोग दिवस। क्लियर है आपको? 29 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस। तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है? आपका एक तो 28 फरवरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। फिर आपका 24 फरवरी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय उत्पादकता शुल्क दिवस। फिर आपका 21 फरवरी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। फिर इसके लिए आपका इंपॉर्टेंट है 19 फरवरी मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। फिर इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर इसके पहले आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसे ये भी इंपॉर्टेंट कर लिए, 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। तो 12 फरवरी को आपका 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। फिर इसके अलावा आप ये राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी या विश्व दाल दिवस और सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब है? 7 फरवरी को। फिर आपका आता है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस। इतना चीजें आपको याद रखनी है, ये आपको नहीं भूलनी है, इनसे कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अब हम कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। तो दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है बताइए? अभी मैंने जस्ट आपको 2 सेकेंड पहले कराया है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी, 21 फरवरी को। क्लियर है आपका? फिर अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा रूसा को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है बताइए? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो इसका ऑप्शन आपका सी सही है, 2026 तक। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपका जो आपका शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा शुरू किया गया था और अभी भी चल रहा है। कब शुरू किया गया था? 2013 में। इसकी अवधि 2026 तक बढ़ा दी गई है। आपका अगला प्रश्न है खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य एक नया रामसर स्थल है जो किस राज्य सरकार में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है बताइए? खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य एक नया रामसर स्थल है जो किस राज्य में स्थित है बताइए? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराया था गुजरात। आज का आपका पहला टॉपिक यही था, गुजरात में स्थित है। क्लियर है आपको? फिर आपका अगला प्रश्न है हाल ही में घोषित पर्वतमाला योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए साहसिक खेलों का प्रचार,
वीर तीर्थ स्थलों का प्रचार, सी वन्य जीवों का संरक्षण, या डी पहाड़ियों पर परिवहन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका पर्वतमाला योजना का उद्देश्य पहाड़ियों पर परिवहन से है। क्लियर है आपको? फिर अगला प्रश्न है आपका, भारत में हर साल केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, भारत में हर साल केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका पांचवें का सी, 24 फरवरी को। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों को यूक्रेन अपने देश वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? बताइए, हाल ही में मतलब जब ये फरवरी की घटना थी, भारत सरकार ने यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों को यूक्रेन से अपने देश वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाले रामानुज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है रामानुजन पुरस्कार से। आपका अगला प्रश्न है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रत्येक वर्ष फरवरी के किस दिन मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। क्लियर है आपको? तो ये रहे आपका कुछ प्रश्न, और आपका आज फरवरी का जो जितना करंट अफेयर्स था वो मैंने आपको पूरा करा दिया है। इससे पहले जनवरी का करंट अफेयर्स कराया था। इसी तरह आप हर संडे करंट अफेयर्स की आपको क्लास मिलती रहेंगी। आपको एक संडे को सारा खेल का पूरा भी करा दिया जाएगा ताकि आपकी हर चीज अच्छे से तैयार हो जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो आज का प्रश्न है उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है, राज्य और जिले दोनों का नाम बताइएगा, और वो किसकी प्रतिमा है, किसकी मूर्ति है, उनका नाम भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।